गोसुंडी अभिलेख कब का है? दूसरी शताब्दी से। गोसुंडी कहां पर पड़ता है? चित्तौड़। अब इधर देखो, ये और बड़ी जोरदार जानकारियां देता है। गोसुंडी अभिलेख कहता है कि किसी टाइम में यहां पर एक वंश है, उस वंश का नाम है गज। कौन सा वंश है? कौन सी डायनेस्टी के लोग राज कर रहे हैं? गज डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है? इस गज डायनेस्टी का एक राजा, उस राजा का नाम है सर्वतात। क्या नाम है राजा का? और वो सर्वतात एक यज्ञ करवा रहा है, अश्वमेध। कौन सा करवा रहा है? पता है अश्वमेध यज्ञ तो आपको? अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। तो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है। कौन सा यज्ञ करवा रहा है? कौन करवा रहा है? सर्वतात। कौन से वंश का है? कोई यज्ञ वगैरह करवाएगा तो उससे पहले पूजा पाठ करेगा। तो कहते पूजा की गई। यहां पे किसकी पूजा की गई? तो लिखा हुआ है वासुदेव की पूजा की गई। किसकी पूजा की गई? वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण। साथ में उनके भाई की भी पूजा की गई। भगवान कृष्ण के भाई को आप क्या बोलते हो? बलराम। बलराम का एक और नाम है संकर्षण। क्या नाम है? इसमें बलराम नहीं लिखा हुआ। इसमें कृष्ण को तो क्या लिखा हुआ है? वासुदेव। और बलराम को क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है वासुदेव संकर्षण की पूजा की और मंदिर के चारों तरफ चार दीवारी बनवाई। कोई पूजा गृह रहा होगा और उस पूजा गृह के चारों तरफ क्या बनवाई उसने? उस गजवंश वाले राजा सर्वतात ने कहा कि लो भाई, यहाँ पर अपने पूजा पाठ करो, यहाँ पर मंदिर मूर्ति स्थापित करो, यहाँ पर उनकी पूजा करो। पूजा की गई है और पूजा करने के बाद चार दीवारी की है। उसके बाद उसने कहा छोड़ दो घोड़ा भगवान कृष्ण का नाम लेके, और जो कोई घोड़ा पकड़ेगा उसे अपने क्या करेंगे। इससे ये पता चलता है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व है, मतलब 200 साल पहले, बीसी के अंदर 200 साल पहले, सेकंड सेंचुरी बीसी के अंदर भी अपने यहाँ किसकी पूजा हो रही थी? कृष्ण बलराम की पूजा। किसकी पूजा हो रही थी? कृष्ण बलराम की पूजा करने वालों का जो संप्रदाय होता है, उस संप्रदाय को बोलते हैं वैष्णव। क्या बोलते हैं? या इसका एक नाम और होता है भागवत। क्या बोलते हैं? अपने क्या भारत में दो प्रकार की पूजा लोकप्रिय हुई, एक तो शिव जी की और एक विष्णु जी की। शिव जी वाली पूजा को तो बोलते हैं शैव। क्या बोलते हैं? और भगवान विष्णु वाली पूजा क्या बोलते हैं? वैष्णव। फिर भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार है। राम जी भी उनका अवतार, कृष्ण जी भी अवतार, बलराम जी भी अवतार, ऐसे अलग अलग अवतार माने जाते हैं। तो उनको वैष्णव भी कहते हैं, या उनको क्या कहते हैं? भागवत। क्या कहते हैं? भागवत कहते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि राजस्थान में भागवत या वैष्णव पूजा की जानकारी या भागवत या वैष्णव धर्म की जानकारी कौन सा प्राचीनतम अभिलेख देता है? गोसुंडी अभिलेख। कहां से मिला है? चित्तौड़। कहां से मिला है? चित्तौड़। वो कहता है कौन सा वंश है? आपको ये पूछ ले कि राजस्थान में गजवंश का शासन कहां रहा था? चित्तौड़ के आसपास के कोई गजवंश है, तभी तो अभिलेख है उनका वहां पर। उनका राजा कौन है? सर्वतात। वो कौन सा यज्ञ करवा रहे? तो ये पूछ ले कि अश्वमेध यज्ञ की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, और वो किसकी पूजा की बात कर रहा है? वासुदेव और संकर्षण। और वासुदेव संकर्षण की पूजा करने वाले क्या कहलाते हैं? वैष्णव। या क्या कहलाते हैं? तो आपको पूछे वैष्णव धर्म या भागवत धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन कौन सा है? तो कौन सा है? आई बात समझे? वासुदेव संकर्षण का मतलब क्या है? कृष्ण और बलराम। क्या मतलब है? देखो, किसका आयोजन करवाया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। कौन सा अभिलेख ये बताता है? गोसुंडी माध्यमिका से 10 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? कहां से? बड़ली वाला अभिलेख कहता है माध्यमिका में कौन रहते हैं? जैन। गोसुंडी वाला कहता है माध्यमिका में कौन रहते हैं? वैष्णव। कौन रहते हैं? हमें कई जानकारियां आगे माध्यमिका पढ़ेंगे अलग से, तब हम और पढ़ेंगे। हमें कई जानकारियां मिलती है कि माध्यमिका में बौद्ध भी रहते हैं। कौन रहते हैं? माध्यमिका में बौद्ध रहते हैं, माध्यमिका में जैन रहते हैं, माध्यमिका में इसका मतलब माध्यमिका शहर है। क्या है माध्यमिका? नगरों में हमेशा अलग अलग धर्म के लोग होते हैं। गांव के अंदर हमेशा ज्यादातर एक ही जाति के मिलेंगे, एक ही धर्म के मिलेंगे। नगर कॉस्मोपॉलिटन होता है। आप कुछ ही, आपका पड़ोसी कुछ ही, अगला पड़ोसी कुछ ही, अगला पड़ोसी कुछ ही। कौन किस जात का, धर्म का, रंग, वेशभूषा सब पूरी तरीके से चेंज रहती है। अलग अलग धर्मों के लोग मिलने का सीधा सीधा सा मतलब है कि वो क्या है? एक शहर है। और हम आगे पढ़ेंगे ये शहर रहा होगा, इसलिए महाभारत में इसका नाम है। किसमें नाम है? महाभारत में। महाभारत का नाम पढ़ोगी तुम घर पे जाके? पढ़ना नहीं है। पांडव आए थे
पांडव जब घूमे थे अपने यहाँ पर, तो पांडव यहाँ घूम के गए थे। बाकायदा चित्तौड़ में एक तालाब है जिसका नाम है भीमलत। क्या नाम है? भीम ने लात मार के बना दिया, इसलिए नाम था भीमलात। हाँ, लोहागढ़ में भी है। बाकायदा राजस्थान के अंदर पांडवों के अलग अलग जगह पे केंद्र है। बाकायदा सिवानो के पास एक पहाड़ी है, उसका नाम भीमगोडा। बाकायदा अपने बेराट के अंदर पहाड़ी, उसका नाम भीम जी की डूंगरी। इसका मतलब यहाँ पांडवों का कुछ ना कुछ रहा है इसके आसपास के इलाके में, तो उनके नाम पर इस प्रकार पांडुपोड़। बाकायदा पांडुपोड़ का मतलब क्या होता है? दरवाजा। पोड़ का मतलब क्या होता है? पांडवों का दरवाजा है, इस दरवाजे से पांडव घुसे होंगे, इसलिए नाम ही क्या उसका? पांडुपोड़। तो माध्यमिका का नाम महाभारत में, और महाभारत छोड़िए, चलो महाभारत में तो कई अलग अलग जगह नाम आ जाते हैं। कभी आपने एक बहुत पुरानी किताब पढ़ी हो, पाणिनि की किताब है अष्टाध्यायी, माध्यमिका का नाम अष्टाध्यायी में। कभी आपने एक और महर्षि का नाम सुना हो, पतंजलि, और पतंजलि एक बुक लिखे गए महाभाष्य, क्या लिखे? उसमें माध्यमिका का नाम है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके 2016 के आरपीसी में सवाल था कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसकी जानकारी हमें माध्यमिक, हमें महाभारत से भी मिलती है, महाभाष्य से भी मिलती है, हमें पाणिनि अष्टाध्यायी से भी मिलती है। दो शहर कौन सा है? इसका मतलब माध्यमिका बहुत पुराना शहर है। हम आगे और पढ़ेंगे माध्यमिका के बारे में कि माध्यमिका पे ग्रीक अटैक हो गए थे, ग्रीस देश के लोग अटैक कर गए थे, इंडो ग्रीक आ गए थे, मिनंडर आ गया था, मिनंडर यहां पर अटैक करके चला गया था। इसलिए उन दिनों में अपना कोई बड़ा शहर इस क्षेत्र के अंदर रहा होगा, तो क्षेत्र कौन सा रहा होगा? इसलिए उस माध्यमिका की धर्म की जानकारी देने तक के दो दो अभिलेख मिल गए। कि बड़ली कह रहा है वहां जैन रहते हैं, गोसुंडी कह रहा है इस इलाके में कौन रहते हैं? दो अभिलेख याद रहेंगे। अगला अभिलेख लिखो, लिखो बसंतगढ़ अभिलेख। बसंतगढ़ पड़ता है सिरोही में। बसंतगढ़ कहां पड़ता है? सिरोही माता टेम्पल। कौन से मंदिर से? ये और गजब की जानकारी दे रहे, इधर देखना आप। अभिलेख कहता है कि किसी टाइम में इस इलाके में, ये जो पूरा इलाका था, इसकी राजधानी थी भीनमाल। राजधानी कौन सी थी? पूरा ये जो आबू के आसपास वाला इलाका है, पूरा सिरोही जालोर वाला गुजरात वाला इलाका, इसकी राजधानी कौन सी थी? भीनमाल में एक वंश है, उस वंश का नाम है चावड़ा। कौन सा वंश है? इन चावड़ाओं का एक राजा, उस राजा का नाम है वर्मलात। क्या नाम है? पूरे इलाके, ये मान लो अपना पूरा इलाका, इसकी राजधानी बीचों बीच ही है, ये राजधानी कौन सी है? भीनमाल। राजा कौन है? वंश कौन सा है? चावड़ा। राजा कौन है? वर्म। वर्मलात के टाइम में एक जगह, उसके पूरे राज्य में एक जगह, उस जगह का नाम है आबू। कौन है? और आबू में जो बंदा शासन संभाल रहा है उसका नाम है राजिल। क्या नाम है? आप यूं मान लीजिए कि वर्मलात नरेंद्र मोदी है, राजिल अशोक गहलोत है। आप ये मान लीजिए कि पूरा का पूरा इलाका भारत है, और उसका ये क्या है? राजस्थान। राजा अपने राज्य का मुख्य भाग खुद के पास रखता, बाकी लोगों को बांट दिया करता कि तू ये संभाल ले, तू ये संभाल ले, तू ये संभाल ले, तू ये संभाल ले। जिनको संभालने के लिए दिया करता उनको बोलते सामंत। क्या बोलते? राजा के अंडर में जो भी लोग काम करते उनको क्या बोला करते? फ्यूडल लॉर्ड बोलते, उनको सामंत बोला करते। इसका मतलब इस पूरे इलाके का राजा तो कौन है? वर्मलात। कौन से वंश का है? चावड़ा। उसके टाइम में कौन सी जगह? आबू। यहाँ का सामंत कौन है? इसका मतलब राजाओं ने सामंत बनाने शुरू कर दिए। इन सामंती व्यवस्था की जानकारी देने वाला कोई अभिलेख है? दो अभिलेख कौन सा है? कि राजा के अंडर में सामंत भी होते हैं, और सामंत इस प्रकार के क्या क्या काम करते हैं वो सब बता रहा है। तो ये आबू, आबू का सामंत, आबू के सामंत का नाम क्या है? क्या नाम है? लिखो, उपाधियां और विजय। कब की है प्रशस्ति? ज्यादा पुरानी नहीं, 601 साल, 601 साल पुरानी है। जैसे जैसे इधर बढ़ते गए अपने, नई नई प्रशस्तियां अभिलेख लिखवाते गए। अब साथ में कहा हुआ राजा ने तो, राजा की जो वर्णन करना वो करना ही है, जिस बारे में बताना वो तो बताना है। ये भी तो बताओ लिखी किसने? राइटर ने कहा मेरा नाम तो लिखो। आप यार यही कर देते हो, मेरा नाम भी लिखा जाए, तो बाकायदा राइटर के नाम लिखे गए। राइटर जो है उसका नाम है अत्रि भट्ट। क्या नाम है? और एक इसका बेटा था, उसने, बेटे ने भी साथ किया, आलिया भट्ट के पापा। तो ये प्रशस्ति बाप बेटे ने मिलकर लिखी है। कौन कौन है बाप बेटे बताओ देखे? अत्रि भट्ट और महेश।
अब कोई आपको पूछे कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कौन से सन की है? 1460 की। कहां पे लगी हुई है? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में कहां पे लगी हुई है? कीर्ति स्तंभ। या उसी का एक और नाम क्या है? विजय स्तंभ। कौन से राजा ने बनवाया था? कुंभा। इसलिए कुंभा की क्या क्या जानकारियां देती है? साहित्य, उपाधियां, कहां कहां जीत के आया, क्या क्या टाइटल धारण किए, कौन कौन सी उसने किताबें लिखी, साहित्य लिखा। और इसको लिखने वाले कौन है? अत्रि भट्ट। और राजा ने अपने दो आदमियों का आगे, अत्रि और महेश, बाप बेटों लग जाओ, मेरे बारे में सब कुछ लिख दो। उन्होंने कहा साहब राजा जी ये भी करते थे, ये भी करते थे, ये भी करते थे, ये भी। हमारे राजा जी से महान कोई भी राजा जी, ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा, वो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? हम और पढ़ते हैं अगला एक अभिलेख। और सुनना अभिलेख क्या बताता है। अभिलेख ये बताता है कि पहले यहां पर एक संस्कृत स्कूल थी। क्या थी? उसको तोड़ के मस्जिद बनाई है। तोड़ के क्या बनाई है? मस्जिद बनाई। नाम लिखे हुए किस किसने तोड़ी? मजदूरों के नाम लिखे हैं बाकायदा कि फलान जी फलान जी फलान जी ने मिलके ये तोड़ी और बाद में यहां पर क्या बनाई गई? मस्जिद। हमें पता तो चला कि 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद है। ये पहले संस्कृत पाठशाला थी। पहले क्या थी? संस्कृत पाठशाला। तोड़ के क्या बनाएगी? अगलों ने बाकायदा लिखवा, ईमानदार आदमी थे, उनका सब लिखो। पहले ये स्कूल थी, फिर हमने टावरों का छुट्टी, घर जाओ। आज के बाद में यहां पढ़ाई, कोरोना कोरोना आ गया, कोरोना बंद बंद। अब यहां पे क्या बनेगी? मस्जिद। तो अब कोई आपसे पूछेगा कि 2.5 दिन का झोंपड़ा अब क्या है? तो अब तो है मस्जिद। पहले क्या थी? या कोई पूछेगा 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद मूल रूप से क्या थी? तुम्हें क्या पता? साहब अभिलेख है, अगलों ने साफ साफ लिखा है, साहब हमने तोड़ी है। और हमारे में फलान जी फलान जी फलान जी आए थे तोड़ने के लिए इसको। अच्छा, ढाई भी पीर दरगाह कहां पर है? चित्तौड़। यह अभिलेख ये कहता है, इसमें चित्तौड़ नाम नहीं लिखा हुआ, इसमें नाम लिखा हुआ है खिजराबाद। क्या नाम मिलता है? देखो कई चीजें पता चलती है। अब जल्दबाजी मत किया कीजिए। राजस्थान जीके में क्या सबसे भयंकर प्रॉब्लम है, आप में से कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा राजस्थान जीके आता है। सबसे खतरनाक बात है किसी भी सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा आना। या तो पूरा है ना आए, है ना। एक बार कोई एक म्यूजिक सिखाने वाले टीचर थे, उनके पास कोई अपना जैसा स्टूडेंट गया और उसने जाकर कि सर जीरो, कुछ भी नहीं आता है। सर ने कहा 3,000 रुपये महीने की फीस लगेगी, कल शाम को 6 से 7 1 घंटे आ जाना। ठीक है सर। सर कुछ नहीं आता। सर ने कहा अरे मैं बैठा हूं, चिंता क्यों करता है। उसके पास में एक मेरे जैसा कोई 1.5 होशियार और खड़ा था। उसने कहा कि सर वैसे तो खूब आता है, सारेगामा पाधा नहीं समझ जानता हूँ, आलाप आलाप लेना सब आता है, म्यूजिक में ये भी कर रखा है, थोड़ा आप और सिखा देंगे, थोड़ा परफेक्ट हो जाऊंगा, बताइए। सर ने कहा था कल 6 से 7 आ जाना, 1 घंटे 10,000 रुपये फीस लगेगी। उसने कहा उसको कुछ नहीं आता, उससे केवल 3,000, मुझे आता है, मेरे से 10,000। सर ने कहा इसी बात के कि तेरे को जो आता है इसको पहले मिटाना पड़ेगा, उसको केवल सिखाना है, तेरे वाला पहले मिटाना है, बाद में क्या करना है। तो मेरे पास जब भी कोई स्टूडेंट आगे कहता है कि सर कुछ नहीं आता, मैं वेरी गुड, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, केवल लिखना है, केवल पढ़ाना है। जब कोई आगे कहता है कि सर वैसे खूब सारा राजस्थान जी कहता हूँ, दिक्कत है, भयंकर दिक्कत है, क्योंकि तुम थोड़ा थोड़ा कचरा पड़ गया आया है, ये साफ करने में टाइम लग जाएगा, वैसा जाले साफ करने पड़ेंगे। ये अभिलेख चित्तौड़ का नाम क्या देता है? खिजराबाद। क्या नाम देता है? हम आगे पढ़ेंगे कि दिल्ली का एक सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी नाम करके एक दिल्ली का सुल्तान है। वो अपने चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, चित्तौड़ को बर्बाद कर देता है। क्या कर देता है? मिटा देता, तोड़ देता, बिल्डिंग बिल्डिंग तोड़ देता है। और बिल्डिंग बिल्डिंग तोड़ने के बाद, लोगों को मारने के बाद, यहां पर वो कहता है आज के बाद अब मैंने तो इसको कर दिया बर्बाद। क्या कर दिया? बर्बाद। अब मेरा बेटा है खिजर खान, क्या नाम है, वो इसको करेगा आबाद। वो इसको क्या करेगा? इसलिए नाम खिजराबाद है। मैंने बर्बाद किया है, अब मेरा बेटा खिजर खान इसको आबाद करेगा नए सिरे से। पहले ये अलग था, मंदिर वंदिर बने हुए थे, तोड़ दिए मैंने सारे। अब मेरा बेटा यहाँ पे मस्जिद वस्जिद बनवाएगा, सही ढंग से आबाद करेगा इसको, इसलिए नाम क्या है? खिजराबाद। एक तो ये तो सामान्य जानकारी आप सब अपने पढ़ते ही हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदल के चित्तौड़ से क्या कर दिया था? खिजराबाद। खिजराबाद भी क्यों कर दिया? क्योंकि उसके बेटे का नाम क्या है? खिजर खान। मैं इसकी दूसरी जानकारी की तरफ जा रहा हूं। यह अभिलेख कब का है? 1325। 1325 में भी चित्तौड़ का नाम अभिलेख में क्या लिखा जा रहा है? खिजराबाद। इसका मतलब है 1325 तक दिल्ली वालों का राज है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी तो ये करके गया था 1303 में। कब करके गया था? अलाउद्दीन खिलजी मर गया, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी मिल गया, खिलजी साम्राज्य खत्म हो गया 1320 में। खिलजियों के बाद वो नया साम्राज्य आ गया तुगलक। कौन सा आ गया?
फिर भी चित्तौड़ का नाम खिजराबाद पड़ा है। इसका मतलब तुगलक राज कर रहे हैं यहां पर। तो चित्तौड़ का नाम खिजराबाद ही कर रखा है उन्होंने, दिल्ली वालों ने इसका नाम चेंज नहीं किया। अगली जानकारी और बड़ी जोरदार, 1325 के बाद कहीं भी इसका नाम खिजराबाद नहीं है। इसका मतलब 1325 के बाद दिल्ली वालों का राज खत्म हो गया। हम आगे पढ़ेंगे, हमीर सिसोदिया वापस आता है और हमीर सिसोदिया आगे वापस कब्जा करता है। बता भाई साहब, कोई खिजराबाद नहीं रहा, अपना है। आज के बाद किसी ने खिजराबाद लिखा, टांगे काट दूंगा, देख लेना। जानकारी यह है कि कब तक दिल्ली वालों का कब्जा, यह अभिलेख बता रहा है हमें कब तक है। हमने अभिलेखों के 3 4 5 6 प्रकार देखे, सब अलग अलग प्रकार के अंदर, है ना। हमने राजाओं के भी देखे इसके अंदर, हमने मुस्लिम राजाओं के भी देखे इसके अंदर, हमने धर्म की जानकारी देने वाले भी देखे इसके अंदर, हमने सामंतों की जानकारी देने वाले भी देखे। इसका मतलब अभिलेख अलग अलग सब्जेक्ट पे लिखवाए जाते हैं। किसी एक सब्जेक्ट के, कल को पूछ ले कि इनमें से कौन से विषय से संबंधित अभिलेख होते थे, अगला दे दे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा इनमें से सभी सभी। वो अभिलेख राजनीतिक है, कुंभावाड़ा राजनीतिक अभिलेख है। वो अभिलेख धार्मिक है, जब बाकायदा बता रहे हैं कि साहब जैन धर्म और वैष्णव धर्म और इसकी जानकारी दे रहे हैं। वो प्रशासनिक है, जब वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे फलाना फलाना सामंत है। सब प्रकार की जानकारियां मिल रही है, तो अभिलेख समझ में आएंगे। तो अभिलेखों की अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी। क्या कहते हैं, सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा अपना, कौन सा है, बड़ली। वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला गोस्वामी, सामंतों की जानकारी देने वाला कुंभा की प्रशंसा करने वाला कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, संस्कृत पाठशाला को तोड़ के मस्जिद बना दी वो अजमेर का फारसी अभिलेख, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद है वो। और इससे एक बड़ी बात ये पता चलती है, कल को कोई पूछे दाई बीबी की दरगाह कहां पे है, यह भी तो पता चलता है अपने को कि दाई बीबी की दरगाह कहां पर है। अगला नहीं पूछे अभिलेख, अगला सिंपल ये पूछ ले इनमें से चित्तौड़ में कौन सी दरगाह बनी हुई, तो अपने को बता तो रहे कि चित्तौड़ में दरगाह कौन सी है। अभिलेख के बाद एक अगली चीज क्या लिखवाई हमने, ताम्रपत्र। क्या लिखवाए, ताम्रपत्र कब जारी करते, जब किसी को जमीन देते, भूमि अनुदान। क्या दिया करते, लैंड ग्रांट। किसी को जमीन जब दी जाती, भाई मैं राजा हूं, मैं किसी को जमीन दे रहा हूं, तो मैं लिखता उसके अंदर मैं फलाना नाम मेरा ये, इसका बेटा हूं, इसका पोता हूं, अपने बाकायदा पूरे बाप दादाओं के नाम लिखते हैं, और इसको ये जमीन दे रहा हूं। जब तक सूरज और चांद रहेगा ये जमीन इनके पास रहेगी, एग्जैक्टली लिख के। जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक जमीन इनके पास रहेगी। इसका मतलब है मैं वचन देता हूं कि मेरे बाद मेरा बेटा पोता पड़पोता जो बनेंगे वो भी इनसे ये जमीन छीनेंगे, मेरा परिवार इनसे जमीन छीनने की कोशिश ना करे। मैं ये वचन ये दे के जा रहा हूं, मैं मेरे बारे में पूरा बताता मैं कौन हूं। वरना कल को कोई कह देगी, अगला कोई बेटा पोता वो कहते हमारे वाला दादा नहीं है, तो दूसरा दे गया होगा, हम तो छीनेंगे। वो कहते भाई दादा, पड़दादा, सरदादा, लड़दादे 5 7 के नाम है इसमें, तो ये सारे अलग थोड़ी हो सकते हैं, तेरे वाला ही तो है। तो भूमि अनुदान के समय राजाओं द्वारा क्या जारी किए जाते थे, देखो। बड़ी बात यह है कि गुजरात का चालुक्य राजा भीमदेव सेकंड आहड़ में जमीन बांट रहा है। जमीन कहां पे बांट रहा है, इसका मतलब भीमदेव सेकंड ने आहड़ के आसपास कब्जा कर लिया है। इसका मतलब गुजरात के चालुक्यों ने उदयपुर के आसपास के इलाकों पे कब्जे किए थे, तभी तो जमीन बांट रहे हैं आहड़ की। वरना आहड़ की जमीन वो कैसे बांट देंगे। बाकायदा लिखा है आहड़ में फलाना खेत फलाना जी को दिया जा रहा है, मेरे द्वारा ये दिया जा रहा है, मैं इसका बेटा, इसका पोता, इसका पड़पोता हूं। मैं चाहूंगा कि आने वाली पीढ़ियां भी इस खेत को इनके पास में रखे। आने वाली पीढ़ी में उनका राज खत्म हो गया तो दूसरा वंश आ गया तो उन्होंने ले लियो की जमीन, या अपने आदमी को दे दियो किसी को, पर वो तो कह गया भाई मेरी पीढ़ियां राज करेगी तो ये जमीन इनके पास रहनी चाहिए। अब कोई आपसे पूछे कि गुजरात के चालुक्यों ने आहड़ के आसपास कब्जा कर लिया था, ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, आहड़ ताम्रपत्र कहां से मिलती है, कौन से राजा के समय जारी किया गया, भीमदेव सेकंड। कौन से राजा के टाइम पर, कहां से कहां तक के राजाओं के नाम मिलते हैं, मूल राज से लेके भीमदेव सेकंड। इसे यह भी पता चलता है कि भीमदेव सेकंड 1206 के आसपास है। टाइमलाइन डिसाइड करता है। अभिलेख और ताम्रपत्रों की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि ये जिस राजा ने जारी की उसने अपना टाइम लिखवाया था, हमें एग्जैक्टली टाइम पता चलता है। वरना यदि अभिलेख ताम्रपत्र नहीं मिलते तो हमें टाइम पता ही नहीं था कि कौन सा राजा कौन से टाइम में हुआ है। ओझा जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि ओझा जी ने जब हिस्ट्री लिखनी शुरू की तो ओझा जी से पहले राजस्थान की पूरी हिस्ट्री एक ही आदमी लिख के गया था, जेम्स टोड। कौन लिख के गया था, पर वो बापड़ा बाहर का था, वो अपना नहीं था, तो उसने कहानियां सुनी और कहानियां सुन के लिख दी। इसलिए तारीखों में गैप है हजार साल का, 500 सालों का, कि मेवाड़ में गुहिल वंश था। गुहिल वंश का जो गुहिल था ये कब हुआ, जेम्स टोड ने लिखा 171 ईस्वी में। कब हुआ, ओझा जी ने अभिलेख देख के बाद में कहा कि ना 566 में था। कब था,
अब उसने बापड़े ने सुना किसी से, अपने जैसे कि सुना कि भाई पता गोहिल कब होता, उसने कहा साहब 15 साल लिखी, तो 1500 साल पहले तो वही होगा। उसने बेचारे ने वो चिपका दिया जितना कहा था। अभिलेख मिला तो उसने लिख रखा मैं तो इस टाइम में हूं। ओझा जी ने कहा तो खुद ही कह रहा है ये इस टाइम का उस टाइम का नहीं है। तो अभिलेख टाइमलाइन डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? ताम्रपत्र टाइमलाइन डिसाइड करता है। एग्जैक्टली 1206 उसने लिखा है इस टाइम के अंदर मैं यहां पर बैठा हूं। राजा खुद कह रहा है, इसका मतलब टाइम सही है उसका। लिखो।